मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हम पहले भी देते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये घटनाएं संपूर्ण वर्ष में 5 से 6 बार घटित होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के अवधि में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर मलिन हो जाती हैं या दूषित हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय में ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं पर विचार किया जाए तो सूर्य भगवान के बल में भी न्यूनता आती है, अर्थात सूर्य भगवान का शुभ प्रभाव कुछ कम हो जाता है। चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण की अवधि में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली किरणें दूषित अथवा मलिन हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अवधि में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी प्रभावित होते हैं। न केवल ज्योतिष शास्त्र बल्कि विज्ञान भी ये कहता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव जन सामान्य एवं इस पृथ्वी के जीव जंतुओं पर परिलक्षित होता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनका प्रभाव हम जन सामान्य पर देख सकते हैं। खास करके चंद्र ग्रहण की अवधि में जो जलीय जीव जंतु हैं, विशेष रूप से सामुद्रिक जीव जंतुओं पर चंद्र ग्रहण का विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जलीय जीव जंतु समुद्र के किनारे आपको मृत दिखलाई पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक अवधारणा है। इसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर भी समझ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अवधि में चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, वहीं शुक्ल पक्ष की अवधि में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं। सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या की तिथि में होता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की तिथि में होता है। पूर्णिमा की तिथि में समुद्र में ज्वार भाटा का आगमन होता है, अर्थात समुद्र की लहरें पूर्णिमा की तिथि में अपने पूरे स्वभाव पर होती हैं। यदि आपको पूर्णिमा की तिथि का एक अनुमान लगाना है तो पूर्णिमा की तिथि में हम किसी भी समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र की लहरों को देखें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि चंद्रमा में वो शक्ति है कि जब वो समुद्र के जल को प्रभावित कर सकता है तो मनुष्य के जल को भी वो प्रभावित कर पाएगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की ज्योतिष शास्त्रीय व्याख्या देखी जाए तो जब भी सूर्य एवं चंद्रमा राहु और केतु से प्रभावित होते हैं तो ग्रहण की घटना घटित होती है। सूर्य और चंद्रमा को हम साक्षात देवता के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रतिदिन इनका दर्शन करते हैं और इनकी उपासना करते हैं। सूर्योदय की बहुत ज्यादा महिमा शास्त्रों में कही गई है। सूर्योदय से उत्सर्जित होने वाली किरणों की अर्थात सूर्योदय की लालिमा की भी बहुत ज्यादा महिमा है। रोगी व्यक्ति भी यदि सूर्योदय की पवित्र किरणों को आत्मसात करे तो उसके रोगों में
काफी सुधार हो जाता है। प्रातः काल की धूप कहें या सूर्योदय की लालिमा कहें या सूर्योदय की सकारात्मक किरणें कहें, इसका बहुत ज्यादा संबंध और पवित्रता आपके शरीर से संबंधित होती है। बहुत सारे शरीर की जो जीवकीय क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, या आपके शरीर की जो फिजियोलॉजी है, वो सूर्य भगवान से सीधे तौर पर नियंत्रित होती है, जिसे हम जीवकीय घड़ी भी कहते हैं। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्र में यह लिखा है कि जल्दी सो करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए, जिससे आपके शरीर में उत्सर्जित होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स भी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणों की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। चंद्रमा की पवित्र किरणें भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखती हैं जितना सूर्य भगवान की किरणें। चंद्रमा की चांदनी की चर्चा हमारे साहित्यकारों ने भी की है। चंद्रमा उन्माद का कारण होता है, आपके मनोरंजन का कारण होता है, और रात्रिकालीन अवधि में मनुष्य सीधे तौर पर चंद्रमा से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार दिन की अवधि में हम सूर्य भगवान की किरणों से नियंत्रित हैं, उसी प्रकार हम रात्रि की अवधि में चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली किरणों से नियंत्रित होते हैं या प्रभावित होते हैं। ज्यादातर रात के समय ही या जब भी चंद्रोदय होता है, उसके उपरांत हमारे मन मस्तिष्क में कुछ उन्माद के ख्याल आते हैं, जिसको मादकता कही जाए या जिसको हम चंद्रमा से जोड़ करके देखें तो चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं भी रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में रचाई गई है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जब ये किरणें हमारे तक पहुंचते हुए दूषित अथवा मलिन हो रही हैं, तो निसंदेह इन किरणों का नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी रोचक जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो, सर्वप्रथम आपको ग्रहण की अवधि में सूतक से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक यानी ग्रहण के मोक्ष तक पूर्णतया घर पर ही रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के अवधि में सूर्य से उत्सर्जित होने वाली किरणों के समक्ष नहीं आना चाहिए और सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। घर से बाहर यात्रा वर्जित होती है। कोई भी शुभ कार्य या किसी नए कार्य की शुरुआत भी ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण के मोक्ष तक मूर्ति स्पर्श वर्जित है, इसलिए मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। मंदिरों में भी पर्दा खींच दिया जाता है और पूजा पाठ ग्रहण के मोक्ष के उपरांत होता है। पूरे मंदिर को जल से धो करके शुद्ध किया जाता है। सारी प्रतिमाओं को भी धोया जाता है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात सूतक काल से लेकर के ग्रहण के मोक्ष तक आपको मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। इस अवधि में मंदिर भी नहीं जाना चाहिए और भगवान के मंदिर के पट इस समय भिड़े रहते हैं। पर्दों से भी इन दूषित किरणों के प्रवेश को रोका जाता है। हमारे देवी देवता भी जो हैं वो ग्रहण काल में कहीं ना कहीं पर कुछ प्रभावित होते हैं। ग्रहण की अवधि में भोजन का भी निषेध है।
परंतु जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो बालक हैं, उन्हें भोजन सूतक की अवधि में करना चाहिए। ऐसे भोजन में अन्न का त्याग करना चाहिए। कुछ फल और उपवास से संबंधित चीजों का सेवन किया जा सकता है। सूतक काल में आप अल्पाहार करें। बहुत ज्यादा अन्न का सेवन सूतक काल में भी वर्जित है। आप फलाहार का सेवन सूतक की अवधि में कर सकते हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसी मजबूरी है तो ग्रहण की अवधि में तो आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सूतक की अवधि तक आप कुछ आहार ग्रहण कर सकते हैं। सूतक की अवधि से लेकर ग्रहण के मोक्ष तक मनोरंजन का भी निषेध होता है। जैसे कोई नृत्य, संगीत या कोई भी आयोजन या सामाजिक कार्यक्रम, ये सूतक की अवधि से लेकर मोक्ष तक निषेधित माने गए हैं। सूतक की अवधि से लेकर के ग्रहण के मोक्ष तक आपको सिर्फ मंत्रों का पाठ करना चाहिए या अपने आराध्य देव की स्तुति करनी चाहिए। आप किसी भी मंत्र जो आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस अवधि में कर सकते हैं। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल मंत्रों का पाठ करें, वो भी आप अपने शयन कक्ष या अपने ड्राइंग रूम या अपने किसी बैठक कक्ष में बैठ करके मानसिक तौर पे मंत्रों का पाठ करेंगे। सूतक और ग्रहण के मोक्ष तक आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, अर्थात जो कर्मकांडीय पूजा होती है उसका निषेध रहता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी की जरूरत होती है। इस बात को मैं अपने रिसर्च के आधार पर आपसे बता रहा हूं। ग्रहण काल का सर्वाधिक दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि ग्रहण काल में गर्भवती महिला ग्रहण के बताए गए निषेधों का पालन नहीं करती है तो गर्भ के नष्ट होने की संभावना भी होती है। ऐसा मैंने बहुत सारे दृष्टांत देखे हैं जिसमें ग्रहण की अवधि में बताए गए निषेधों का पालन नहीं किया गया और गर्भवती महिला के गर्भ में कोई ना कोई परेशानी या संकट की घड़ी आ पड़ी। ग्रहण की अवधि या सूतक काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सीलने, बुनने, काटने या किसी भी नुकीली वस्तु के प्रयोग या किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग का भी उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण ही नहीं बल्कि सूतक काल से लेकर ग्रहण के मोक्ष तक गर्भवती महिलाओं को केवल और केवल ईश्वर की उपासना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। घरेलू कार्यों से भी उन्हें दूर रहना चाहिए। जो घर और परिवार के कार्य हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता है। गर्भवती महिलाओं को अपने उदर यानी पेट में गेरू का लेप लगाना चाहिए। और यदि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक गीला नारियल अपने साड़ी के आंचल में बांध करके रखें तो वो बेहतर होगा, या गीले नारियल को अपने समीप रखें ग्रहण काल की अवधि में तो ये भी अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को यदि भोजन की आवश्यकता है तो दूध या फलाहार को सूतक की अवधि में वो ग्रहण करें। ग्रहण की अवधि में खास करके जो ग्रहण के स्पर्श से ग्रहण के मोक्ष तक की अवधि है, इसमें गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल और सूतक की मान्यताओं का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि चंद्र ग्रहण की घटना है तो स्वाभाविक है कि यह रात्रि में घटित होगी। चंद्र ग्रहण यदि दिन के समय घटित हो रहा है तो यह दृश्य नहीं होता है।
यदि चंद्र ग्रहण की घटना रात्रि के समय घटित हो रही है तो ऐसी अवधि में अपने वाहन से रात्रिकालीन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। हम इस अवधि में यात्रा को भी निषेधित मानते हैं। ग्रहण पड़ने के 15 दिन पहले और ग्रहण के पड़ने के 15 दिन बाद तक इन ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है। जब भी सूर्य ग्रहण की घटना घटित होगी तो अमावस्या की तिथि होगी, और जब भी चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी तो पूर्णिमा की तिथि होगी। अर्थात ये ग्रहण यदि 15 दिन की अवधि में पड़ रहे हैं तो ऐसे ग्रहण का पूरी सृष्टि में नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कभी भी किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। यह एक मिथक है या निराधार अवधारणा है कि कोई ग्रहण किसी के लिए लाभकारी साबित हो। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में मेरे द्वारा बताए गए निषेधों का जितना हो सके उतना आप पालन करिए। भविष्य में ऐसी ही रोचक चर्चाओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। आपकी कोई जिज्ञासा है, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में भेजें आप हमें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।